गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जल प्रदूषण में आगे बताने जा रहे हैं आपको, जो है पेज नंबर 66। साधारण रूप से प्रदूषित जल को उबालकर शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन पीड़ानाशी से प्रदूषित जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया जो आचमन कहलाती है बहुत खर्चीली होती है। साधारण रूप से हम लोग जल को क्या कर सकते हैं, उबाल देंगे। अगर बहुत ज़्यादा उबाल देंगे तो वो क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। लेकिन पीड़ानाशी से अगर हम जल को शुद्ध करेंगे तो वो क्या होगा, प्रक्रिया जो आचमन कहलाती है वो बहुत खर्चीली होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन औद्योगिक देशों ने पीड़ानाशकों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। जो विकसित औद्योगिक देश हैं वो क्या किए हैं, तो पीड़ानाशक जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि पीड़ानाशक अगर पानी में यूज करेंगे तो वो शुद्ध तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स रह जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया है, विकासशील देशों में भी प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है इन पर। तो विकासशील देश, जैसे हम लोग का देश क्या है, विकासशील है, विकास कर रही है, तो इसलिए हम लोगों को भी हो सकता है ये पीड़ानाशी का जो है उपयोग कम कर देना चाहिए। मिट्टी तथा जल को पेट्रोलियम पदार्थ भी प्रदूषित करते हैं। मिट्टी और जल को कौन प्रदूषित करता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ। तेल का बिखरना, डीजल की टंकियों का रिसाव, डिटर्जेंट तथा साबुन आदि से भी जल प्रदूषित होता है। इसकी रोकथाम करना बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोग कपड़े धो लेते हैं तालाब में, तो क्या होता है, उससे डिटर्जेंट और साबुन से कहीं ना कहीं वो तालाब का पानी जो है गंदा हो जाता है। और जैसे जहाज़ चलते हैं पानी में, बड़े बड़े नदियों में आप देखिए जहाज़ चलते हैं, तो डीजल वाला जहाज़, तो वो क्या होता है, उसका जो धुआं निकलता है या एक रिसा होता है वो पानी में जाता है, तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। तंत्रिका तंत्र को शीशा बहुत नुकसान पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र को कौन, तो शीशा। जल शोधक यंत्र शीशे से संदूषण को हटा देते हैं, लेकिन उससे शीशे के कण जमा हो जाते हैं, इसलिए यंत्रों को बदलते रहना आवश्यक है। लोहा घुला व कैल्शियम कार्बोनेट स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है, परंतु ये मशीनों को ख़राब कर देता है। जैसे आप लोग देखिए शीशा का कण जो होता है वो भी कहीं ना कहीं हम लोग के शरीर के लिए क्या है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र को, अंदर के जितने भी ऑर्गेन्स हैं उसको ख़राब कर देते हैं। और वो जो है मशीन के पार्ट्स को भी ख़राब कर देता है, जिसमें हम लोग जैसे पानी, अगर बहुत सारा पानी अगर हम लोग कर लेते हैं, जैसे आप लोगों ने कैंट के बारे में सुना होगा कि वो 1000 लीटर या 10,000 लीटर ही छान सकती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी को वो फिल्टर तो कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका डिवाइस जो होता है वो यही शीशे की वजह से जाम हो जाता है, जो पानी में मिक्सर मिला रहता है। शीशा क्या होता है, रेत, महीन रेत शीशा जैसा ही होता है। जल के पीने के अलावा अन्य उपयोग भी हैं, जिनमें विद्युत उत्पन्न करना, औद्योगिक कार्य में सिंचाई और पशु एवं मुर्गा पालन मुख्य है। लवणों एवं लोहों से प्रदूषित जल विद्युत उत्पन्न और औद्योगिक कार्य में समस्या उत्पन्न करता है। नमक युक्त जल सिंचाई के लिए अनुपयुक्त होता है। जीव जंतुओं को भी मनुष्यों के समान ही शीशा रहित पेयजल जरूरी है। पानी का उपयोग हम लोग पीने के अलावा और सब चीज़ों में भी यूज करते हैं, औद्योगिक कार्यों में, सिंचाइयों में, पशुपालन में, मुर्गा पालन में, यहाँ तक क्या सिंचाई में भी। और आप लोग जानते हैं कि समुद्री पानी जो होते हैं वो क्या होता है, नमकीन होते हैं, उसका उपयोग हम लोग इन सब चीज़ों में नहीं कर सकते हैं। और पशुपालन में भी हम लोग जैसा पानी पीते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनको भी शुद्ध पानी पिलाना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग मिनरल वाटर पीते हैं और गाय भैंसों को हम तालाब का गंदा पानी नहीं पिलाना चाहिए। अगर आप तालाब का पानी पिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तालाब के पानी को भी शुद्ध रखना चाहिए। नहीं तो जैसे हम लोग के तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक उसी प्रकार के जानवरों में भी गड़बड़ी पाई जा सकती है उनके तंत्रिका तंत्र में, और वो जल्दी मर सकते हैं। आगे है आपका जल चक्र। जल चक्र है वाटर साइकिल, जो आप लोगों ने 7th क्लास में या 6th क्लास में, 5th क्लास में पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल क्या होता है। जब समुद्र का पानी क्या होता है कि गर्म होता है, या तालाब नदी का पानी गर्म होके वो क्या होता है, इवोपरेट्स होकर के ऊपर जाता है, और वहाँ पे कंडेंस होकर के वो ठंडा होकर के फिर बारिश की बूंदों में बदल के नीचे आता है। ठीक इसी चक्र को हम लोग जल चक्र कहते हैं।
तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों का जलवाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है। ये जलवाष्प वही है इवेपोरेशन। यह जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है और फिर विभिन्न जल स्रोतों से पता चल जाता है। जल की इस प्रक्रिया को ही जल चक्र कहते हैं। मतलब जब वो पानी ऊपर जाता है, आपको जैसे बताया कि इवेपोरेट्स होकर के और फिर कंडेंस होकर के वो नीचे आता है, जल चक्र कहलाता है। आप लोग पिक्चर में देख भी सकते हैं जल चक्र क्या है। जल संरक्षण के उपाय, जल संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं वो हम लोग अब पढ़ेंगे आगे। पृथ्वी पर जल की मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकती, परंतु विभिन्न उपायों द्वारा सीमित जल संसाधन का उचित प्रयोग किया जाता है, जिसमें जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकता है तथा जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में, समुचित जल की आपूर्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त हमारे देशों के अन्य क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पानी के घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ जल का अभाव है, जिसके कारण अशुद्ध जल के प्रयोग से होने वाले अनेक रोग हो जाते हैं। जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि पानी जो है उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते या उसको घटा नहीं सकते, मतलब घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता है। इसके स्रोत जो है इनका जो है सीमित है पानी। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे जल संसाधनों की सीमित जो संसाधन होते हैं, जो जल संसाधनों का उचित प्रयोग करके हम लोग उसकी मांग को पूरा करते हैं मरुस्थल क्षेत्र में। और जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो उपयोग किया जाता है जल का वो उतना स्वच्छ नहीं होता है, तो वहाँ पे स्वच्छ जल का अभाव है और अशुद्ध जल के प्रयोग से कई तरह के रोग हो सकते हैं। अगर हम लोग गंदा पानी पीते हैं तो ये जो आप लोग सुनते हैं पीलिया, जॉन्डिस, ये सब इस टाइप के रोग होते हैं। और नदियों का हम किस तरीके से संरक्षण करते हैं, उसका उपाय क्या क्या है? तो पहला है आपका नदियों पर बांध बनाकर। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा नदी के जल का सदुपयोग किया जा सकता है। अगर हम नदी पे बांध बना देते हैं तो क्या होता है, उससे बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं और उसके जल का उपयोग भी कर सकते हैं बाद में। इन योजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। जहाँ पे नदियों पे बांध बनाया जाता है तो उस परियोजना को क्या कहते हैं, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। हमारी सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात ऐसी अनेक योजना बनाई। तो हमारी सरकार ने जब देश आज़ाद हो गया तो हमारी सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई। कौन कौन सी योजना थी? तो भाखड़ा नंगल योजना जो सतलज नदी पर है, दामोदर घाटों परियोजना जो दामोदर नदी पर है, हीराकुंड जो महानदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। मतलब भारत में जो मेन नदियाँ सब पे कहीं ना कहीं परियोजना का विकास किया गया है। जैसे तुंगभद्रा पे है तुंगभद्रा परियोजना, कोसी पे कोसी परियोजना, चंबल नदी पे है चंबल परियोजना। तो ये सब है आपका। इन योजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। कौन कौन से उद्देश्य की पूर्ति की जाती है? तो बाढ़ पर नियंत्रण की जाती है, सिंचाई के लिए नहरें निकालना, जहाँ पे ये डैम बनाया जाता है, जहाँ पे ये परियोजना बनाई जाती है, जैसे दामोदर घाटी परियोजना, तो वहाँ पे क्या है, तो पानी को रोक करके कहीं ना कहीं बिजली का भी जा कर के ये किया जाता है, निर्माण किया जाता है। सिंचाई के लिए नहरें भी बनाई जाती है और कृत्रिम जलाशय बनाकर मछली पालन भी किया जाता है वहाँ पे, और नौका परिवहन के लिए भी किया जाता है। नगरीय क्षेत्र में जल की पूर्ति करना आदि ये सब है। जैसे नगर में कहीं सुखाड़ आ गया, कहीं पानी का लेयर बहुत नीचे चला जाता है तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाती है और इससे बिजली भी बनाया जाता है और मछली पालन भी किया जाता है। तो ये सब हैं, नदियों पर बांध बनाकर इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाता है। ज्ञान झरोखा में आप देख रहे हैं इसी पेज में, इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की उपयोगिता को देखते हुए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें भारत के आधुनिक मंदिर कहा था। कि इसको क्या कहता है? तो भारत का आधुनिक मंदिर। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर है जल के प्रदूषण को रोककर। हमारे देश में जल प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है। अधिकतर नदियाँ का जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि इसका प्रयोग घरेलू कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि हम शहरी कूड़ा कचरा एवं औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में डाल देते हैं। हमें इन पर नियंत्रण करना चाहिए तथा जल प्रदूषण को रोकना चाहिए।
जैसे कि देख रहे हैं आपकी जल प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा हो गया, गंभीर समस्या बन गई है। आप यहाँ पे रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यमुना नदी का पानी कितना गंदा हो गया। का पहले तो वो काला था ही और गंदा हो गया, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं पानी बहुत साफ़ हो गया है। क्यों? क्योंकि शहरी कूड़ा कचरा सब जो है ये 2-3 महीना तक नहीं डाला गया, या उद्योग बंद हो गया था। तो इन सब कारणों से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बहुत कम हो गया था, लेकिन अब तो फिर बढ़ते जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? रोकथाम करना चाहिए। सेकंड है, थर्ड नंबर पे है वर्षा जल संग्रह। वर्षा जल संग्रह, हमारे देश में कुछ ही महीनों में अधिक वर्षा होती है। जैसे मानसून जब होता है तभी बारिश होती है, ऐसे तो सालों भर बारिश नहीं होती है। हम इस वर्षा के जल को एकत्र कर सकते हैं तथा इसका प्रयोग शुष्क ऋतु में कर सकते हैं। सरकार भी लोगों को वर्षा के जल के संग्रह के लिए जागरूक कर रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग का नाम सुना होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सरकार बोलती है कि सब लोगों को कि घर बनाइए, तो उसमें एक बारिश के पानी को जमा करने के लिए एक टंकी बनाइए, जिसमें कि पानी जमा हो सके। और वो पानी क्या होता है, कहीं ना कहीं ज़मीन में सोख लेता है और पानी का लेयर बना रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बारिश जो होता है उसके पानी बह के नदी में जाता है, नदी में रहता है, और हम लोग उस तरीके से संग्रह नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग वर्षा के जल को क्या करना चाहिए, संग्रह मतलब इकट्ठा करके रखना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को गर्मी के दिनों में काम आए। चौथा पॉइंट है, अधिक से अधिक नहरें बनाकर शुष्क क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करना। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है तथा जल का अभाव है, उन क्षेत्रों में अधिक से अधिक नहरें बनाकर जल की आपूर्ति कराई जा सकती है। इंदिरा गांधी नहर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे कि नहर क्या होता है, तो एक जो नदी का मेन धार होता है, उससे हम लोग कुछ निकाल के कुछ गांव तक ले जाते हैं नहर। जैसे आप लोग सोच लीजिए कि एक बड़ा सा नाला है, उसमें कई सारे नाले आकर के जुटे रहते हैं, जिसमें नाले में पानी जाता है। तो एक नदी है, नदी के साइड से हम लोग काट करके नहर बनाते हैं। पतला ऐसा वो मतलब मानव निर्मित नदी होता है, जिसको हम लोग नहर कहते हैं। और इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो गांव में सिंचाई के लिए और पानी की आपूर्ति के लिए। इंदिरा गांधी नहर जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्यों है, क्योंकि ये जो है राजस्थान में है, और ये इंदिरा गांधी जो एक नदी है उससे मरुस्थल क्षेत्र में ले जाया जाता है पानी को नहर के द्वारा। पाँचवा आपका, गंदे जल को पुनः स्वच्छ करके प्रयोग में लाना। और हम गंदे जल को स्वच्छ करके पुनः उपयोग में ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं, कहीं ना कहीं पानी को आप लोगों ने ऐड भी देखा होगा कि पानी को क्या करते हैं, नाले के पानी को कैंट के द्वारा साफ़ करके। तो कुछ पानी ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। जल के निरर्थक बहने को रोकना। और जैसे हम लोग कहीं भी टैब यूज़ करते हैं, तो ब्रश करते हैं, ब्रश करते समय ब्रश कर रहे हैं लेकिन टैप खुला हुआ है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। पानी, सभी व्यक्ति को चाहिए कि जल को निरर्थक बहने से रोकें। अपने घरों या सार्वजनिक स्थल पर जल की टोटियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ये टोटियाँ क्या, वही नल हुआ जो टैप है। मृदा एवं जल का संरक्षण आवश्यक है, जिससे प्रकृति के अनमोल साधन हमारी भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रह सकें। जैसे इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि संसाधन में कि कहना कि हम लोगों को संसाधनों का यूज मतलब अच्छे तरीके से करना चाहिए। नहीं तो अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारी जो भावी पीढ़ी आने वाली है, जो आगे की पीढ़ी आने वाली है, उनके लिए ये सब चीज़ नहीं बचेगा। तो ये आपका चैप्टर 7 हो गया कंप्लीट, ये सॉरी चैप्टर 9। और चैप्टर 10 में है प्राकृतिक संसाधन, खनिज ऊर्जा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु। लेकिन हम अब एक सिविक्स का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, और ये आपका हिस्ट्री का, ये ज्योग्राफी का हो गया एक चैप्टर, हिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया। अब सिविक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।